चलिए, जीएस का टेस्ट नंबर है 20। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का नेक्सस जीएस में। पहला क्वेश्चन है, महानदी किस राज्य में अपना डेल्टा बनाती है? तो महानदी जो है उड़ीसा राज्य में अपना डेल्टा बनाती है। बहुत दिनों से एक प्रश्न और एक सुझाव जो है लगातार आप लोग प्रोवाइड कर रहे थे, लगातार आप लोग दे रहे थे कि जो टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं कृपया उसमें मार्क कर दिया करें। तो मार्क की जगह में मैंने डार्क करना स्टार्ट कर दिया है। आप लोगों के सामने है, उत्तर को डार्क कर दिया गया है, जिससे कि आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे ये जो पेड टेस्ट सीरीज़ है, ये जो आपको कराई जा रही है, इसका पीडीएफ हमारे जो पेड क्लासेस है उसमें प्रोवाइड किया जाता है। जो पेड क्लास के बच्चे हैं उनको तो मिल ही जाता है पूरी की पूरी पीडीएफ, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, अदरवाइज चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो ऐसी आपकी इच्छा करें। तो महानदी किस राज्य में अपना डेल्टा बनाती है? तो उड़ीसा राज्य में अपना डेल्टा बनाती है। निम्नलिखित में कौन सी नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो तेल नदी जो है वो आपका महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो कौन सी? तेल नदी। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो गोदावरी जो है, गोदावरी बेसिन भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो कौन सा है? गोदावरी बेसिन भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। निम्नलिखित में कौन सी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो महानदी घाटी जो है वो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो महानदी मैंने बताया। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी जो है वो आपका गोदावरी है। चंबल नदी किस प्रकार की भूमि के लिए प्रसिद्ध है? तो गहरी खड्ड भूमि के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, चंबल नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है और ये मध्य प्रदेश के मालवा पठार के महू से निकलती है। तो अगला क्वेश्चन है भी कि चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो महू, मध्य प्रदेश। ब्राह्मणी और सुवर्ण रेखा नदियों का उद्गम किस पठार से होता है? उत्तर आपके सामने लिखा है, रांची पठार से होता है। तो ब्राह्मणी और स्वर्ण रेखा नदी का जो उद्गम है वो रांची के पठार से होता है। कहाँ से होता है? रांची के पठार से। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नागावली और वंशधारा नदियां कहाँ से निकलती हैं? तो नागावली और वंशधारा का जो उद्गम होता है वो आपका पूर्वी घाट से होता है। कहाँ से होता है? पूर्वी घाट से। सतलज नदी का उद्गम स्थान किस स्थान के पास होता है? तो सतलज नदी का जो उद्गम होता है वो तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट स्थित राकसताल या राक्षसताल झील है। तो यहाँ पे राकसताल लिखा है, राकसताल हो जाएगा। अगर राक्षसताल लिखा होता तो राक्षसताल हो जाता। डिटेल में आपको चीज़ें बताई जाएंगी, जो भी ऑप्शन में मिल जाएगा वो आपके लिए सही होगा। सतलज नदी किस प्रकार की घाटी बनाती है? तो गहरे गार्ज का निर्माण करती है ये। यूपीपीसीएस प्री 2025 के लिए बैच स्टार्ट है। इस बैच की सारी जानकारी आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको फेसबुक पे जितनी भी चीज़ें अपलोड की जाती हैं उनका पीडीएफ चाहिए तो हमारा पीडीएफ जो है नेक्सस जीएस बाई अतुल सर, 20,000 प्लस बच्चे इनरोल्ड हैं पहले से ही, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे के सारे जो पीडीएफ हैं वो मिल जाया करेंगे। हंगरी नदी किस नदी में मिलती है? तो हंगरी नदी जो है किस नदी में मिलती है? हंगरी नदी जो है पश्चिमी घाट से निकलकर कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होती हुई तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है। तो किस में? तुंगभद्रा में। दामोदर, कोल और स्वर्ण रेखा नदियाँ किस क्षेत्र से निकलती हैं? तो छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। दामोदर, कोल और स्वर्ण रेखा नदियाँ जो हैं छोटा नागपुर पठार क्षेत्र झारखंड से निकलती हैं। तो कहाँ से? छोटा नागपुर पठार झारखंड से। एडम नहर किस वर्ष में निकाली गई थी? तो एडम नहर जो है वर्ष 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई थी। किससे निकाली गई थी? दामोदर नदी से निकाली गई थी। दामोदर नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो दामोदर की सहायक नदियां बराकर, जमुनिया, बारकई, ये सारे के सारे दामोदर की ही सहायक नदियां हैं। तो दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है। और दामोदर नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? बराकर, जमुनिया, बारकी। लूनी नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है? राजस्थान में होती है। लूनी नदी से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, राजस्थान में तो है ही, इसमें ऊपरी मार्ग में मीठा जल होता है परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह होता है, या कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। तो लूनी नदी जो है राजस्थान में है, ऊपरी मार्ग में मीठा जल होता है, निचले भाग में खारे जल का प्रवाह होता है। कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है।
बेतवा नदी पर राजघाट परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो बेतवा नदी पर राजघाट परियोजना जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। संकोस नदी किन दो राज्यों की सीमा बनाती है? तो संकोस नदी जो है किन दो राज्यों में की सीमा बनाती है? तो असम और पश्चिम बंगाल। किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो किशन गंगा जो है वो झेलम की सहायक नदी है। तो किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम की सहायक नदी है। मीठी नदी कहाँ से निकलती है? मीठी नदी मुंबई स्थित विहार झील के अधिप्रवाह से उद्गमित होती है। तो कहाँ से? विहार झील, मुंबई। दामोदर नदी किस प्रकार के प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? दामोदर नदी तो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है इसके बारे में। तो दामोदर नदी किस प्रकार के प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। गोपद ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो गोपद ब्राह्मण का जो संबंध है वो आपका अथर्ववेद से है। किससे है? अथर्ववेद से है। वेद पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो उपाध्याय कहलाता था। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांगवाड़ा पढ़ाने वाला जो अध्यापक था वो आपका उपाध्याय कहलाता था। नचिकेता और यम का संवाद किस ग्रंथ में है? तो कठोपनिषद में दिया गया है नचिकेता और यम का संवाद। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वल्लभी विश्वविद्यालय जो है वो आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में। त्रिपिटक किस धर्म से रिलेटेड है? तो त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। विनय पिटक, सुप्त पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक में क्या है? इसमें संघ संबंधी नियम और आचार्य की शिक्षाएं हैं। सुप्त पिटक में क्या है? इसमें धार्मिक सिद्धांतों से रिलेटेड है। सुप्त पिटक नामक बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध की नैतिक और सैद्धांतिक जो संबंधित प्रवचन है उसको संकलित किया गया है। इसके अलावा जो अभिधम पिटक है उसमें दार्शनिक सिद्धांतों के बारे में है। अब यहाँ पे विनय पिटक का विषय क्या है? तो संघीय नियम। सुप्त पिटक का क्या संकलन है? तो बुद्ध के नैतिक प्रवचन है उसमें। अभिधम पिटक का विषय क्या है? दार्शनिक सिद्धांत है उसका विषय। अभी मैंने बताया है इस चीज़ के बारे में। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कथन किसका है? तो संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत है, ग्रैनविले ऑस्टिन ने कहा था। किसने? ग्रैनविले ऑस्टिन ने। अखिल भारतीय संघ की अवधारणा किस अधिनियम से ली गई है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना के रूप में संघीय शासन की व्यवस्था प्रस्तुत की गई है। तो 1935। वित्त विधेयक से संबंधित प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो वित्त विधेयक से संबंधित प्रावधान जो है आर्टिकल 117 में है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो उद्देशिका को कहा गया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के अनुसार अगर संविधान की आत्मा के बारे में बात करें तो आर्टिकल 32 को कहा गया है। यहाँ पे देखिए दोनों ऑप्शन थे, अगर कोई कंफ्यूज हो थोड़ा बहुत तो आर्टिकल 32 भी लगा सकता था, लेकिन नहीं। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो उद्देशिका को। भीमराव अंबेडकर साहब के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो आर्टिकल 32 को। ठीक। पंचायती राज व्यवस्था किसके सुझाव से प्रारंभ की गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में अगर हम लोग और बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था जो है M.K. गांधी के सुझाव का एक परिणाम था। तो चलिए, ये 35 क्वेश्चन थे। 35 क्वेश्चन में आपके कितने प्रश्न सही हैं ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। देखिए इसी प्रकार से आपका PDF जो है क्लास में प्रोवाइड कर दी जाती है। जो टेस्ट का PDF होता है वो आपको क्लास में प्रोवाइड कर दी जाती है। चलिए, GS के टेस्ट नंबर 20 के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।